सीजर्स, हीमोडायलिसिस के दौरान जो सीजर्स या कन्वर्जन्स होते हैं उसके बारे में आपको कहने वाला हूं। तो जो पहले कन्वर्जन को हम रिकग्नाइज कैसे करेंगे, आप डायलिसिस टेक्नीशियन, आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट कन्वर्ज कर रहा है? तो यूजुअली जनरलाइज्ड कन्वर्जन होता है हमारे डायलिसिस पेशेंट में। फोकल कन्वर्जन उसी स्थिति में होती है जब पेशेंट को स्ट्रोक या इंट्रासेरेब्रल हेमरेज या ब्लीड की वजह से कन्वर्जन होता है। अदरवाइज जो ज्यादा कारण है सीजर्स के, उन कारणों से जनरलाइज कन्वर्जन होते हैं, और ये यूजुअली 3 या 4 मिनट ही चलते हैं, और ये 4 स्टेजेस के थ्रू जाते हैं जो जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक कन्वर्जन होता है। पहला स्टेज होता है वार्निंग या क्राई, उसके बाद क्लोनिक फेज जिसमें झटके मारता है पेशेंट, उसके बाद तीसरा स्टेज है टोनिक फेज जहां पे पूरा पूरा बदन जकड़ जाता है, और आखिर में पेशेंट होश खो बैठता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। और अगर टंग बाइट या यूरिन या स्टूल, टंग बाइट होता है पेशेंट को, या आई बॉल्स अप्रोल हो जाते हैं, या यूरिन या स्टूल इनवॉलंटरीली पास हो जाता है कपड़ों में पेशेंट के, तो आपके लिए और भी आसान होता है जनरलाइज कन्वर्जन का डायग्नोसिस करना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कन्वर्जन्स के क्या क्या कारण है। सबसे प्रमुख कारण है ब्लड प्रेशर का गिरना, हाइपोटेंशन। कोई भी कारण अगर हाइपोटेंशन हुआ तो कन्वर्जन होता है, और इस हालत में अगर हेडलो दिया जाता है और सलाइन तेजी से जाती है तो अक्सर पेशेंट रिस्पॉन्ड जल्दी से कर जाता है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है हाइपोग्लाइसीमिया, और ये अक्सर डायबिटिक पेशेंट में होता है। अगर उसने गलती से अपना इंसुलिन या गोली, डायबिटीज की गोली ले ली है डायलिसिस के तुरंत पहले, जो आइडियली उसे नहीं लेना चाहिए था। अगर ब्लड लॉस हो जाता है कोई भी कारण, तो इससे ब्लड प्रेशर गिर जाता है, एंड सेकेंडरी टू दैट सीजर आ सकता है। फिर अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाए, और कार्डियक अरेस्ट का कोई भी कारण होए जो इस स्लाइड में लिखा गया है, तो फिर सेकेंडरी टू द कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को कन्वर्जन हो सकता है। फिर दूसरा बहुत एक और इंपॉर्टेंट कारण है इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, और इसमें हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोनाइट्रीमिया सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे सीजर्स हो सकता है। हाइपरनेट्रीमिया या हाई सीरम सोडियम से भी सीजर आ सकता है, लेकिन हाइपरनेट्रीमिया यूजुअली मशीन मैल फंक्शन की वजह से होता है। अगर पेशेंट को लकवा मार गया या इंट्रासेरेब्रल ब्लीड हो गया डायलिसिस के दौरान, देन ऑफ कोर्स सीजर, फोकल सीजर आ सकता है। अगर पेशेंट ऑलरेडी एपिलेप्टिक है और स्टाफ को मालूम नहीं है कि उसे सीजर की बीमारी है, एपिलेप्सी की बीमारी है, तो अगर डायलिसिस के दौरान वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग निकल गया, धुल गया, और स्टाफ ने सप्लीमेंटल डोज नहीं दिया है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का डायलिसिस के तुरंत बाद, तो इसके कारण भी कन्वर्जन आ सकता है। फिर दूसरे कारण हो सकते हैं मशीन मैल फंक्शन, यूरिमिक एनकेफलोपैथी, इंट्राडायलिटिक हाइपरटेंसिव क्राइसिस। कुछ पेशेंट्स का बहुत तेजी से ब्लड प्रेशर डायलिसिस के दौरान बढ़ जाता है, और इसकी वजह से भी हाइपरटेंसिव एनकेफलोपैथी की वजह से भी सीजर आ सकता है। डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम या डीडीएस जिसको हम कहते हैं, ये सिर्फ पहले 2 या 3 डायलिसिस के सेशंस में इसकी होने की संभावना है, और वही पेशेंट्स में होता है जिसका शुरू में ब्लड यूरिया बहुत बहुत हाई है। अगर पेशेंट एपिलेप्टोजेनिक ड्रग पे है तो उसे सीजर हो सकता है, और एपिलेप्टोजेनिक ड्रग्स के उदाहरण क्या है? सिप्रोफ्लॉक्सिसिन या कोई भी क्विनेलोन ग्रुप का दवाई, या तो अर्टापेनेम या इमीपेनेम अगर पेशेंट रिसीव कर रहा है कोई सीरियस इंफेक्शन के लिए, या थियोफिलिन जो एस्थमेटिक पेशेंट लेते हैं, तो इनसे सीजर्स होने की संभावना ज्यादा है। और अगर पेशेंट अल्कोहलिक है और हमने सडनली उसका अल्कोहल बंद कर दिया है, तो अल्कोहल विड्रॉल से भी सीजर होने की चांसेस ज्यादा है। तो सीजर्स को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू आइडेंटिफाई द ससेप्टेबल पेशेंट। अगर नोन केस ऑफ एपिलेप्सी है तो प्लीज सब दूसरे स्टाफ को भी आप इंफॉर्म कीजिए। दूसरे ससेप्टेबल पेशेंट्स कौन से होते हैं? जिसका प्री डायलिसिस BUN 130 से ज्यादा होता है, इनको डीडीएस होने की संभावना ज्यादा है। जिनका ब्लड प्रेशर बुरी तरह से अनकंट्रोल्ड है, तो इनको भी सीजर्स होने के चांसेस ज्यादा है। अल्कोहलिक पेशेंट को एज सच सीजर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जिनको सीवियर हाइपोकैल्सीमिया है, डायलिसिस के पहले अगर कैल्शियम 6 या उसके नीचे है,
और उसके साथ साथ सिवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो सीजर होने की संभावना और भी बढ़ जाती है डायलिसिस के दौरान, क्योंकि एसिडोसिस जो करेक्ट हो जाता है और पीएच डायलिसिस के दौरान एल्कलॉटिक हो जाता है, ये जब होता है तो आयोनाइज्ड कैल्शियम, वो पीएच के चेंज की वजह से आयोनाइज्ड कैल्शियम और भी गिर जाता है और फिर डायलिसिस के टाइम सीजर हो सकता है। अगर डायबिटिक पेशेंट ने डायलिसिस के तुरंत हमें हमारा काम है डॉक्टर की हैसियत से भी और टेक्नीशियन को भी डायलिसिस पेशेंट्स को याद दिलाना चाहिए, खास करके डायबिटिक्स को, कि डायबिटिक ड्रग्स या इंसुलिन डायलिसिस के तुरंत पहले, हीमोडायलिसिस के तुरंत पहले ओमिट करें। ये हमारा ड्यूटी है। देन ऑफ कोर्स अगर किसी का BUN बहुत हाई है तो पहले 2-3 सेशंस डायलिसिस के छोटे सेशंस करें, 1.5 घंटे 2 घंटे, और उसके बाद 4 घंटे के सेशंस चालू करें। कभी कभी डायलिसेट का फ्लो कम करना पड़ता है DDS प्रिवेंट करने के लिए, कभी कभी को करंट करना पड़ता है, और आप सब जानते हैं को करंट का मतलब क्या है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल टाइटली करना चाहिए कोई भी हाइपरटेंसिव पेशेंट में। एंड ऑफ कोर्स ये दवाइयां जो मैंने ऑलरेडी कही है पिछले 2 स्लाइड्स पहले, ये दवाइयां जितना हो सके अवॉइड करने चाहिए, जिससे सीजर होने के चांसेस ज्यादा है। जो ससेप्टेबल पेशेंट है उनमें हमको डायलिसिस सोडियम सीरम सोडियम के ऊपर या सीरम सोडियम के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। एंड जो हाइपोकैल्सीमिक पेशेंट है उनका डायलिसिस आइडियली 3.5 या 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कैल्शियम बाद से करना चाहिए। और कुछ पेशेंट्स को डायलिसिस के शुरुआत या डायलिसिस के बीच में एक्चुअली IV कैल्शियम ग्लूकोनेट स्लोली देना भी पड़ता है, लेकिन याद रखना कैल्शियम ग्लूकोनेट जब देते हैं सेंट्रल लाइन से कभी ना दे, पेरिफेरल लाइन से ही दे। और हमेशा ससेप्टेबल पेशेंट में ऑक्सीजन रेडी रखे और कार्डियक मॉनिटर पे पेशेंट को रखे। और अगर सीजर हुआ, और ये मेरे आखिर के 2 स्लाइड्स है, अगर सीजर हुआ तो इमीडिएट रिससिटेशन कैसे करना चाहिए, डॉक्टर को तुरंत बुलाओ, डायलिसिस इमीडिएटली बंद करो और हेपरिन का इन्फ्लक्स बंद करो, ब्लड प्रेशर और वाइटल्स चेक करो, हेड लो कर दो पेशेंट को, और फेस कोई भी वन साइड को टर्न कर दो ताकि एस्पिरेशन ना हो पेशेंट को। एयरवे डालो, लेकिन पुट द एयरवे ओनली आफ्टर द माउथ स्टार्ट्स कन्वर्जिंग। सब बेड को खाली कर दो, रिमूव ऑल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द बेड from the bed, watch for a tongue bite and do a quick suction of the airway, check the level of consciousness, verbal command देके और pain stimulus देके, and check करो पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन, और चेक करो अगर पेशेंट सांस ले रहा है या एपनिक हो चुका है। कुछ पेशेंट्स कुछ क्षणों के लिए सीजर के दौरान टेम्परेरी एपनिक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत उनका ब्रीदिंग चालू हो जाता है। लेकिन अगर एपनिया ज्यादा टाइम चलता है तो ऑक्सीजन के अलावा अम्बू बैग की भी जरूरत हो सकती है। डू नॉट रिस्ट्रेन द मूवमेंट्स, अगर हम पेशेंट को पकड़ के रखेंगे और वो कन्वल्स कर रहा है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस है। वेट फॉर द मूवमेंट्स टू स्टॉप, सिक्योर द IV एक्सिस, IV लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखिए कि IV एक्सिस निकले नहीं, क्योंकि IV एक्सिस के थ्रू हम फ्लूइड्स और कभी कभी IV एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स देना पड़ेगा अंत में। BP पल्स और ऑक्सीजन चेक करते रहिए, कीप द कार्डियक मॉनिटर ऑन, चेक द ब्लड फॉर ग्लूकोज, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट और इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका ब्लड सैंपल भेजिए। एंड आइडियली ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करो, अगर शुगर लो है देन ऑब्वियसली 25% डेक्सट्रोज देना होगा इंट्रावीनस, और अगर हाइपोकैल्सीमिया का शक है तो 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट slowly over 10 to 15 minutes should be given. Check the machine for malfunction, look for air in the tubes for air embolism, check for disconnection of tubes and clotting within the tubes, and डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए और रिससिटेशन ट्रॉली और ट्रे रेडी रखिए। और जब डॉक्टर आए उसके बाद ही अगर आप दवाई देने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो दवाई हम देते हैं अगर कन्वर्जन बंद नहीं हुआ है तो जो एंटी कन्वर्जन इंट्रावीनस दवाई देते हैं इससे एपनिया या रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने की चांसेस है। तो अगर रिससिटेशन ट्रे रेडी है तो दवाई दिया जा सकता है। यूजुअली फर्स्ट चॉइस ड्रग डायजेपाम या लोराजेपाम या फेनिटॉइन होता है, और अगर फेनिटॉइन देते हैं तो फिर कार्डियक मॉनिटर के साथ देना चाहिए, क्योंकि फेनिटॉइन से ब्रैडीकार्डिया और एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन ब्लॉक्स भी होने के चांसेस है। तो फेनिटॉइन को बहुत स्लोली दिया जाता है, और इसके बाद ऑब्वियसली डॉक्टर टेक ओवर करेगा और पेशेंट की
आगे की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट डॉक्टर करेगा, और अल्टीमेटली शायद कुछ पेशेंट्स में मेंटेनेंस एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। धन्यवाद। थैंक यू दिलीप, आपकी फ्लाइट टिकट्स रेडी हैं, यू कैन डायरेक्टली बोर्ड द अदर फ्लाइट विदाउट सिक्योरिटी चेक, and I'll request you to give permission to put your slides and your talk on the YouTube video of Mumbai Kidney Foundation, and आपको